ज्यादातर छात्र साल भर मुश्किल सवालों के पीछे भागते हैं, लेकिन टॉपर्स अच्छे से जानते हैं कि जंग पहले चैप्टर से जीती जाती है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वास्तविक संख्या ही नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि मैं आपको वो चुनिंदा सवाल देने वाला हूं जो सीधे आपके बोर्ड पेपर में छपने वाले हैं। अगर आपने आज ये वीडियो अंत तक देख ली तो इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या आप तैयार हैं बोर्ड परीक्षा को फतेह करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हमारा पहला सवाल है। तो इसे हमें किस तरीके से सिद्ध करना है, चलिए हम एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे हल लिख देना है। अब आपको सबसे पहले एक चीज करना है कि जो √5 है, माना √5 परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, ये चीज पहले लिख लेना है। अब जब √5 परमेय संख्या है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात √5 इक्वल क्या हो जाएगा? a/b, जहां a व b जहां a व b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, b ≠ 0 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में परमेय संख्या होता है ना। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब हमने जो है √5 का इक्वल ab माना है तो हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। अब अगली लाइन से जो है लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहां √5 इसका वर्ग करेंगे और इक्वल में क्या है? a/b इसका वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायर, है ना। अब इसको जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a²/b²। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5b² इक्वल a²। ठीक है, अब इससे ये चीज पता लगता है कि जो a² है वो 5 से विभाजित होता है। जो a² है वो क्या है? 5 से विभाजित होता है, और इसका ये मतलब हुआ कि a भी 5 से विभाजित होगा। यहां पर एक लाइन ये लिखनी है जो मैं बोल रहा हूं, इतने से ये सिद्ध होता है कि जो a² है वो 5 से क्या होता है? विभाजित होता है। इसका ये अर्थ हुआ कि a भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। ये इतना आपको लिखना है। अब अगली कड़ी में चलते हैं। यहां पे कलर जो है चेंज कर लेंगे। अगली कड़ी में चलने से पहले हम कलर क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे, ताकि अलग अलग समझने में आपको समस्या ना हो। ठीक है, अब यहां पर जो a² हमको मिला है, इस a² को हमने जो है 5 से विभाजित लिख दिया है ना। अब आपको यहां पर a इक्वल एक और चीज माननी है, वो क्या मानना है? 5c मानना है। यहाँ पे जो 5 है इसी को 5c मानना है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, माना a इक्वल 5c, और फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, इतना करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25 है ना, और सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसको हमने बनाया था, ये भाग, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और लिखेंगे समीकरण एक में ए स्क्वायर का मान रखने पर ठीक है, इतना करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो समीकरण है, इस समीकरण को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण है 5b² और इक्वल में क्या होगा, ए स्क्वायर का मान 25c² है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर के स्थान पे 25c² रख देंगे। समझ तो आ रहा है ना, हाँ क्लियर रहेगा आपको, ए स्क्वायर के स्थान पे ही रख रहे हैं हम 25c²। ठीक, अब यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसके इधर क्या आ जाएगा, b² इक्वल आ जाएगा 5c²। अब यहाँ पे एक वही लाइन फिर से लिखेंगे कि b² 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, b² 5 से विभाजित है। जो चीज यहां पे लिखे थे वही चीज यहां पे लिखना है, b² 5 से यानी 5 से विभाजित है, अर्थात b 5 से विभाजित होगा ठीक है। और ऐसे में हमको क्या मिलेगा, ऐसे में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ऐसे में यहां पे लिखेंगे, ऐसे में ए कामा बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा। अब इतना चीज मैंने लिख दिया, अब जगह कम है, आप ध्यान से सुनिए। ऐसे में ए कामा बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, लेकिन हमने शुरुआत में ही ए और बी को क्या माना था, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य पूर्णांक माना था। जो दो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहां पर हमको कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो हमने माना था √5 परमेय संख्या है, वो गलत माना था। हमारा मानना क्या था, गलत था। इसका ये मतलब होता है कि √5 आप परमेय संख्या है। इतनी बात हमको लिखनी पड़ेगी अपने पास से। एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लीजिए सारी बात, है ना। फिर मिलते हैं अब अगले सवाल पर, है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, HCF ब्रैकेट 306 कामा 657 ब्रैकेट बंद इक्वल 9 दिया है। LCM
306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, ज्ञात करो या कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको एक फार्मूले की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है हल। ठीक है, हल लिखने के बाद आप लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल N1 इंटू N2। इसका मतलब है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, यहां पर N1 क्या है, N1 है 306, N2 क्या है, N2 है 657। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे पहचान लिया कि N1 क्या है, N2 क्या है, ये मैंने पहचान लिया। अब आपको क्या करना है, इस पर वो मान रखना है। तो सबसे पहले HCF हमको दिया गया है, यहाँ पे HCF इतना इतना इक्वल 9 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ HCF के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 9 गुणा LCM। ये तो हमें ज्ञात करना है, तो ये दिया नहीं तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल N1 हमको 306 दिया गया है, 306 रखेंगे। ठीक है, गुणा, फिर उसके बाद N2 जो दिया गया वो 657 दिया गया है। ओके, इतना कंफर्म है। ये 9 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर सिंपली आकर भाग करेगा। तो यहाँ पर इधर बचेगा क्या, LCM इक्वल में बचेगा 306 गुणे 657 बटा में 9। बटा में 9 का मतलब है जो 9 इधर गुणा कर रहा था इधर आकर भाग कर रहा है। ठीक है, बटे में है तो भी भाग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब LCM इक्वल करेंगे तो इसको काटेंगे पीटेंगे, तो यहाँ पे जो है 9 से जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34। और 657 जो है इसी तरीके से रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 कामा 338। और ये LCM हमको प्राप्त हो गया, और यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं आई होगी। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, साधारण है, छोटे बच्चे भी इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 96 और 404, 404 का HCF अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, विधि से ज्ञात करो, ज्ञात करो। ये सिंपल सा सवाल है जो कि छोटे बच्चे भी सॉल्व करते हैं अभी, है ना। तो सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है हल। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज ध्यान देना है। एक बार आपको यहाँ पे 96 लिखना है, एक बार यहाँ पे 404 लिखना है, इक्वल लगा देना है दोनों में। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर रफ कार्य जो आप का बनाए रहेंगे, आप बिल्कुल पीछे अपनी कॉपी में वहां पर आना है रफ कार्य में। ठीक है,
यहाँ पर इस तरीके से जैसे लासा करते हैं, एलसीएम करते हैं ना, हाँ उस तरीके से यहाँ पे 96 लिखना है और इसको 2 से काटना शुरू करना है क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 चौक 8 और 2 अठ 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 त्याई 6। अब यहाँ पे ये बच गया 3, 3 त्रिका 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ 96 के आगे ये जो बाहर आया हुआ है इसी को लिखना है। ठीक है, लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार आया 5 बार, एक बार और 2 गुणा 3, यानी ये आप लिख लिए। अब उसके बाद जो है 404 का भी इसी तरीके से करना है आपको। यहाँ पे 404 का भी इसी तरीके से जल्दी जल्दी करना है अपनी स्पीड में, है ना। 2 से शुरू करेंगे, 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। अब 101 अपने आप से ही कटेगा तो 101 से ही 101 को निपटा देंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ बाहर वाला भाग जो है लिखेंगे लाके यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 101 यानी 101। ठीक, अब ये लिखने के बाद आपको HCF निकालते वक्त ध्यान देना है, HCF निकालते वक्त ध्यान देना है कि जो भाग दोनों में मिलता है उसी को लिखना है। यहाँ पे इक्वल लगाओ और यहाँ पे ये देखो मिल रहा है, फिर उसके बाद ये एक मिल रहा है। ठीक है, अब उसके अलावा कोई डबल दोनों में नहीं मिल रहा, तो ये जो जो मिल रहा है उसको एक बार लिखो। 2 बार मिला 2 2, तो 2 बार 2 हमने लिख दिया गुणा लगाकर। अब इसको गुणा कर देंगे तो क्या होगा 4। अगर एलसीएम लिखना है आपको, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, जो मिल रहा है उसको लिखना है। ठीक है, एलसीएम 2 गुणा 2, ये दोनों मिले हैं, इसको लिख लिया। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, तो यहाँ पे इतना पूरा नहीं मिल रहा, इतना पूरा नहीं मिल रहा, तो इसको लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और ये 101 भी नहीं मिला तो 101 भी लिख लेंगे। अब पूरे को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो आप पूरे को गुणा करके आप आराम से लिख देना, बस आपका एलसीएम भी निकल गया। तो आई होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन जो है इसको इसको हटाते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 और गुणे 13 और प्लस में 13 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध करना है, ये व्याख्या करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए बहुत आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है हल, और फिर उसके बाद ये सेम डिजिट आपको क्या करना है, उतार लेना है जो दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। ठीक, ये से कर देना है। ठीक, फिर उसके बाद लिखो 7 इक्वल लगा के लिखना, 7 गुणा 11 गुणा 13 और गुणा प्लस में 13। ये तीनों एक साथ लिख लेना है, ये तीनों एक साथ लिख लेना है। अब दोनों इस भाग में, गुणे वाले भाग में और ये अकेले वाले भाग में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो दोनों में 13 दिख रहा है, इसमें भी 13 इसमें भी 13, तो दोनों में से हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1, 13 निकाल लिए तो बचा 1। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस इधर 13 निकाल लिए तो बचा 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है
13 हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ अंदर गुणा कर देंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, और 77 प्लस 1, यहाँ पे इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 13, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, और 78 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 13 गुणे 13 छंग 78, 13 गुणे 6। अब यहाँ पे हम 6 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 गुणे 3 के रूप में आया है, और ये 2 से भी डिवाइड है। अच्छा, भाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं, जिसका जो है मैक्सिमम मतलब मिनिमम कहें, मिनिमम 2 फैक्टर होता है, जिस जिस संख्या का मिनिमम 2 फैक्टर होता है, या फिर मिनिमम से दो फैक्टर से ज्यादा होता है, सॉरी 2 फैक्टर से ज्यादा, मिनिमम 2 फैक्टर नहीं, 2 फैक्टर से ज्यादा, मिनिमम 2 फैक्टर से ज्यादा, तो वो संख्या जो होती है वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। यहाँ पे देखो कितने फैक्टर हुए हैं, यहाँ पे 13 एक बार ही लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे, इस संख्या के लिखेंगे, अतः इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, और ये भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, इससे सिद्ध होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला सवाल लगाना है। और बचा एक लास्ट सवाल, तो उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं जल्दी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बिना देरी के हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, या फिर इन सभी सवालों के जवाब आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, पूरा सॉल्व हुआ है ना, पूरा सॉल्व होकर मिल जाएगा वहां पे टेलीग्राम पे। तो 5 नंबर सवाल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी टेलीग्राम की, है ना। तो पूरा ये, अब 5वां सवाल लिख लेते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए जांच कीजिए कि कि क्या किसी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है, पर समाप्त हो सकती है समाप्त हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो चलिए फिर कैसे जानते हैं, कैसे हम इस सवाल को लगाएंगे। बहुत सिंपल है, आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा लिखना है, सॉल्व कम ही करना है। सबसे पहले आपको हल यहाँ पे लिख देना है, और हल लिखने के बाद आपको एक लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या है, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हों। क्या कह रहा है, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त
हो सकती है जब उस संख्या के गुणनखंड में उस संख्या के गुणनखंडों में गुणनखंडों में दो व पांच दोनों शामिल हों, दो व पांच दोनों शामिल हों, शामिल हों, ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इस संख्या का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6 का पावर n है। ठीक है, 6 का पावर n है, तो 6 का पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 और पूरे का पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अलग करेंगे तो 2 का पावर n और गुणे में 3 का पावर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब ये मिल गया तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि इसमें 5 मौजूद ही नहीं है। इसमें 2 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, लेकिन 5 कोई गुणनखंड नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें 5 कोई गुणनखंड मौजूद नहीं है। क्या लिखेंगे, इसमें जो है इसमें इसमें ई है ना, इसमें 5 मौजूद मौजूद नहीं है, यानी 5 जो गुणनखंड होना चाहिए था वो मौजूद नहीं है। अर्थात लिखेंगे, अर्थात संख्या 6n, अर्थात संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये आपको लिखना है, इसलिए इस तरीके से लिख उख के बता रहा हूं मैं पूरा, है ना। इसलिए 6n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये चीज आप समझ गए होंगे, आई होप। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर बेहतरीन लगी है तो कमेंट में आप लिखकर बताइएगा कि सर बहुत अच्छे से समझ में आया, मजा आ गया। बिल्कुल आपका सपोर्ट और आपकी बेहतर तैयारी, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कोई समस्या, कोई चीज आपको गलत लग रही है तो आप उसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।